Namaste, everybody. Welcome back to Dr. Pai's astrology channel. Today we have back with us Dr. Piyush Dubey. Welcome, Namaste, Piyush ji. थैंक यू, नमस्ते। After a long time. जी हाँ, बहुत दिनों बाद हम लोग का वीडियो आ रहा है। Yeah, चलिए। so I'm very excited today. आज का topic है 10th Lord, 10th house Lord and planets in the 10th house and how do they affect our career. So ठीक how है does it affect our career? जी, देखिए 10th हाउस हमारे करियर का होता है, लेकिन मोस्टली लोग क्या समझते हैं कि 10th हाउस आपका करियर डिसाइड करेगा कि हम डॉक्टर बनेंगे, कि इंजीनियर बनेंगे, कि टीचर बनेंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है? अगर आपको अपना करियर देखना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। 10th हाउस, 10th लॉर्ड, आपको सैटर्न का पोजीशन देखना पड़ेगा, मून देखते हैं, D10 चार्ट देखते हैं, नवांश देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, आरूढ़ लगन देखते हैं, तब फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। लेकिन 10th हाउस से आप करियर नहीं डिसाइड कर सकते। ठीक है? 10th हाउस में प्लेनेट है कोई और 10th लॉर्ड है, उसको देख के आप ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं, ये इंसान डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा। हाँ, उनका रोल होता है करियर में, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल उनका रोल नहीं है, उनका रोल होता है करियर में। लेकिन आप उससे करियर नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि कोई भी हाउस जो होता है ना, वो सिर्फ आपका एटीट्यूड दिखाता है। लास्ट टाइम जब हमने 7th हाउस नवांश की बात की थी, तो उसमें भी यही बात डिस्कस की। हाउस आपका एटीट्यूड दिखाता है, ये नहीं दिखाता है कि एक्चुअल इवेंट क्या होगा। 7th हाउस दिखाता है कि आपका मैरिज को लेके क्या एटीट्यूड है, रिलेशनशिप को लेके इन जनरल। फिर 7th लॉर्ड आप अपने पार्टनर के लिए देखते हैं। इसी तरीके से सारे हाउस जो है वो आपका उस पर्टिकुलर एरिया में आपका एटीट्यूड दिखाते हैं। हाँ, उनका रोल होता है, ऐसा नहीं कि 7th हाउस का रोल नहीं होगा। ठीक, लेकिन प्रोमिनेंटली वो ये दिखाएगा कि आपका खुद का क्या सोचना है या थॉट प्रोसेस क्या है रिलेशनशिप। वैसे ही 10th हाउस ये बताता है करियर को लेके आप क्या सोचते हैं, अपने काम को लेके। और 10th हाउस केवल करियर का नहीं है ना, ओवरऑल कर्मों का। करियर मतलब तो आप 10th हाउस से ही नहीं समझ सकते प्रोफेशनली हम क्या करने वाले। आप कुछ भी करते हैं, आप एक डोनेशन कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई अच्छा बुरा कर्म कर रहे हैं, वो सारा 10th हाउस। ठीक है, और उसमें करियर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अगर हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्रोफेशन के हिसाब से, तो 10th हाउस ये बताता है कि अपने करियर को लेके हम क्या सोचते हैं, हमारा वर्किंग स्टाइल क्या होने वाला है। फिर फाइनली हम देखते हैं कि हाँ, करियर कैसे डिसाइड करना है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता अपने बारे में कि आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्या आपका काम करने का तरीका है, तो आप करियर में हमेशा डिससेटिस्फाइड रहे। भाई, एक आदमी बहुत फास्ट काम करने वाला है और आप उसको ऐसा काम दे दीजिए 10 to 5 काम करने, वो आदमी परेशान हो जाएगा। एक आदमी जिसको आदत ही है स्लो काम करने की, आप उसको किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे लगा दीजिए जिसको एक टारगेट दे दीजिए कि आपको 2 घंटे में खत्म करना है, वो नहीं कर पाएगा। एक नेटिव ऐसा है जिसका काम में मन ही नहीं लगता। ठीक है, अब आप उससे कह रहे हैं कि नहीं 5 घंटे लगातार काम करना है, वो नहीं कर सकता। तो आपको पता होना चाहिए, आप खुद के लिए भी और इन जनरल आप किसी को हायर कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय है, कुछ भी है, या आप खुद अपने लिए करियर चूज कर, तब भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप करियर में सक्सेसफुल हो सकते। तो 10th हाउस में बैठे प्लेनेट, अगर प्लेनेट है तो, प्लेनेट नहीं है तो 10th लॉर्ड। और अगर एक से ज्यादा प्लेनेट है, मल्टीपल प्लेनेट, तो आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। तो ओवरऑल क्या है, देखिए, अगर आप 12 हाउस चेक करें तो हर हाउस किसी ना किसी हाउस से 6 से 12 में पड़ रहा है। हर हाउस किसी ना किसी हाउस से केंद्र या त्रिकोण में पड़ रहा है। ठीक। अगर आप 10th हाउस से चेक करें और 11th हाउस हमारे गेन और इनकम का होता है, तो 10th से 11th आएगा 8th हाउस। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है और 10th हाउस आपके कर्मों का है। जब आप कर्म जो करेंगे उसका जो रिजल्ट या गेन होगा ना, वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है, क्योंकि 10th से 11th है। अगर आप 8th हाउस से चेक करें ना 10th तक, 8th हाउस से काउंट करेंगे तो 10th हाउस थर्ड हाउस। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हो गया, 10th हाउस कर्मों का हो गया, थर्ड हाउस एफर्ट होता है। मतलब कोई भी एफर्ट, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप एफर्ट लगाएंगे और कर्म करेंगे। तो बिना एफर्ट के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब हमें जो लगता है ना कि बहुत सारे लोगों का डेस्टिनी बहुत अच्छा था, वो सक्सेसफुल हो गए करियर में, उसने तो कोई मेहनत नहीं की थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कोई कर्म जरूर किया होगा, बस वो हमें नहीं लगता है ना। क्योंकि इन जनरल हमको क्या लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा हार्ड वर्क कर, ठीक है, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। तो ऐसा हमको लगता है, ऐसा होता नहीं, कहीं ना कुछ तो किया ही होगा। ठीक है, तभी डेस्टिनी आपको सपोर्ट करे। तो हम 10th हाउस में प्लैनेट और 10th लॉर्ड, और देखिए
एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी प्रिडिक्शन करें ना, प्रिडिक्शन करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एस्ट्रोलॉजी ही आपको आती है तभी प्रिडिक्शन करें। ठीक है, आपको लाइफ अच्छे से जीना है तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए, थॉट प्रोसेस। एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं। एस्ट्रोलॉजी की रिक्वायरमेंट ही इसीलिए है कि हम इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं आज के टाइम में ना, हमको पता नहीं है लाइफ में क्या चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं। एस्ट्रोलॉजी हम इसीलिए सीख रहे हैं ना या सुन रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाने के लिए, अपना थॉट प्रोसेस क्लियर करने के लिए, अपना विजन हमारा क्लियर होना चाहिए, लाइफ में हमारा गोल क्या है वो हमें पता हो। प्रिडिक्शन एक बात का पार्ट है कि हाँ मैरिज कब होगी, मैरिज का टाइम बता दे कोई, करियर का टाइम बता दे, वो तो फैसिनेटिंग लगता है लेकिन उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। भाई वो जब टाइम आएगा तो जॉब मिल ही जाएगी। ठीक है, जब टाइम आएगा तो मैरिज हो ही जाएगी, वो कोई चेंज तो कर नहीं सकता। अगर आपका विजन, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होगा, आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहेंगे, आपको इसकी चिंता नहीं होगी कब मैरिज होने वाली है, कब जॉब लगे। भाई आज से पहले जब एस्ट्रोलॉजी होती थी नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो हमेशा से थी, लेकिन आज से आप 50-100 साल पहले किसी को नहीं चिंता होती थी ना अर्ली मैरिज हो जाए या करियर की भी, क्योंकि उनको अपना डायरेक्शन पता होता था, सही टाइम आएगा वो सही डिसीजन लेते रहते थे और आगे बढ़ते जाते थे। अभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, आज की सोसाइटी में हमें पता ही नहीं है हमारी सही डायरेक्शन क्या, हमारा गोल क्या है, और इसीलिए लोगों का डिसीजन मेकिंग खराब। आप बहुत सारे लोगों को देखिए, और डायरेक्शन या गोल से मतलब ये नहीं होता कि आप कितने नॉलेजेबल हैं। बहुत सारे लोग देखिए आईआईटी से पढ़े हुए, आईआईएम से पढ़े हुए, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप उनका पर्सनल लाइफ देखिए टोटली डिस्टर्ब। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना। पैसा कमाना एक अलग स्किल है, लेकिन लाइफ को कैसे जीना है वो अलग स्किल है, आर्ट है। लेकिन आप इंडिया में देखिए, स्पेशली इंडिया से पहले ये चीजें लोगों को पता थी, कहाँ डाइवोर्स होता था, कहाँ चाइल्ड बर्थ के इशू आते थे, मतलब उनको ये पता था कि लाइफ कैसे जीनी, भले वो पैसा कम अर्न कर रहे थे हमारे एंसेस्टर, तो उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी। अभी देखिए आप पिछले 5 to 7 ईयर्स में जितना एस्ट्रोलॉजी का क्रेज बढ़ गया, पहले नहीं था ना। वो तो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो देखिए जो चीज कहते थे होता था, उनका एक्सपीरियंस था, उनका विजन क्लियर था, उनका डायरेक्शन क्लियर होता था, हमारी तरह कंफ्यूज नहीं थे वो। केवल एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं हो, हमको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी किसी भी मेथड से आपका विजन क्लियर हो, आपको सही डायरेक्शन मिल जाए, बस वो इंपॉर्टेंट। और वह उसी को हम आजकल प्रिडिक्शन कहने लगे, अरे उन्होंने कहा था ऐसा हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, उनको पता था, उनका विजन क्लियर था, वो आपकी तरह कंफ्यूज नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा तो हो गया। हम किसी सिद्ध पुरुष के पास जाते हैं, वो तो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे ना, लेकिन उनको पता है कि क्या है, क्योंकि उनका अपना थॉट प्रोसेस क्लियर है, उनका विजन क्लियर है, वो खुद से कनेक्टेड, उनको दिख रहा है। एक आदमी देखिए, लीडर कौन बनता है? लीडर वही बनता है जिसके पास विजन होता है, और वो विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। वो एस्ट्रोलॉजी तो नहीं जानता ना। गवर्नमेंट को एस्ट्रोलॉजी देख के तो नहीं डिसाइड करती ना। हमारी गवर्नमेंट बताती है कि हमारा विजन है कि 2030 तक हम डेवलप कंट्री बना दें, 2050 तक हमारा इकॉनमी इतना होगा। तो जिसका विजन क्लियर होता है ना, और विजन को जो रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वही सक्सेसफुल होते हैं, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं। और एस्ट्रोलॉजी की डिमांड बढ़ी इसीलिए गई कि लोगों को अपना विजन ही नहीं क्लियर। Good भाई point. अलग अलग फील्ड में जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो सब एस्ट्रोलॉजर तो नहीं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अभी इंडिया में इलेक्शन हुए और रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, तो बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे थे। हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है, करंट गवर्नमेंट जो बीजेपी की, उसने भी कहा था कि हम 400 पार जाएंगे। ठीक है, अब जो एग्जिट पोल के सर्वे, हालांकि एग्जिट पोल और इनका तो पता ही नहीं होता, मीडिया पे तो आप इतना ट्रांसपेरेंट तो रहा नहीं, अभी नहीं हमेशा से। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते, हालांकि हम ये भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोगों का कहना था कि अरे ये 400 पार जाएंगे या बम्पर मेजोरिटी मिलेगी हमारी, गवर्नमेंट रिपीट होने वाली। लेकिन आप देखिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने ये नहीं कहा था कि 400 पार जाएंगे। ठीक है, सब ने कहा था सीटें कम होंगी। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे लोग इन जनरल भी ये नहीं मान रहे थे कि हाँ 400 क्रॉस करेगा, सबको ये पता था गवर्नमेंट बन जाएगी। कुछ एक दो लोगों ने कहा था कि कम सीटें बहुत कम आएंगी। लेकिन आप दोनों जगह क्यों फेल हो गए? ठीक है, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पे एनालिसिस किया था वो भी, और जिन्होंने नॉन एस्ट्रोलॉजिकल बेस पे एनालिसिस किया था, क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजर भी है तो भी ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हालांकि मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहा हूं। तो वोटिंग स्टार्ट होने से कुछ महीने पहले, ऐसे ही जैसे यहाँ इंडिया में सभी लोग डिस्कस करते हैं, तो मेरा डिस्कशन चल रहा था, ऐसे ही लोगों से बात हुई, तो मैंने कहा आप देखिए, ये गवर्नमेंट रिपीट होगी। ठीक है, बिल्कुल होगी, गवर्नमेंट रिपीट होगी, लेकिन इनकी सीटें कम हो जाएगी। ठीक है, और बहुत कम होंगी, उतनी सीटें नहीं आने वाली।
लास्ट टाइम जितनी सीटें मिली तो उससे कम हो जाए। और मेरा एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा ये है कि इनके और इनके जो अलायंस है टोटल 315 मैक्सिमम चले जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। ठीक है। और इंडिपेंडेंटली तो जो बीजेपी है या मोदी जी की जो पार्टी है वो 272 या मार्क है जिसको चाहिए, इसको 260-70 तक शायद ये गिरते पड़ते पहुंच जाए। हाँ, इनके एलाइज मिलकर 300 तक जरूर पहुंच जाएंगे। और आप जो नंबर देखिए वही आया ना, क्योंकि उसके लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं, आप ग्राउंड रियलिटी समझिए। ठीक है। ग्राउंड रियलिटी तो हमको दिख रही है ना, तो आपका विजन क्लियर होगा तो आपको पता होगा। उसके लिए एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस करने की तो जरूरत नहीं थी ना, और ग्राउंड रियलिटी दिख भी रही थी। ग्राउंड रियलिटी इसलिए दिख रही थी कि हमारे अपने यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से 500 मीटर मेरे घर से दूर रहते हैं। उनको देख के मैंने असेसमेंट कर लिया था कि इनके कैंडिडेट इसी तरीके के हैं। और अपने आसपास के एरिया में जिधर हम लोग जाते रहते हैं उनको भी देख के पता चल गया था। तो मैंने तभी ये कहा था कि अगर इस बेस पे लोगों ने वोट किया ना तो यही हाल होने वाला है। हाँ, एक ही कंडीशन है कि लोग ये समझ लें कि हम वोट सिर्फ मोदी जी के नाम पे देंगे तो फिर 400 या 500 पार हो सकते। तो ये रियलिटी है ना। तो अगर आप रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, आपका विजन क्लियर नहीं है, तो आप एस्ट्रोलॉजी करिए, कहीं भी करिए, आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। ये हमेशा ध्यान रखिए ना। और मुझे मंडेन एस्ट्रोलॉजी भी नहीं आती। ठीक है, मैं करता भी नहीं हूँ कि इलेक्शन का प्रिडिक्शन ये सब। ये मैंने एक जनरल उस पर कहा था कि जो मैं अपने आसपास देख रहा था उसके बेस में मैंने प्रिडिक्शन किया था कि भाई ऐसा ही कंडीशन तो हर जगह है। और जो रिजल्ट आए और रिजल्ट के बाद का जो एनालिसिस है वो भी यही कह रहा है। वो भी मोर और लेस यही कह रहा है कि हाँ इसी वजह से सीटें कम। तो आप ये इमेजिन कीजिए। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक तरीका है अपने आप को समझने का। टाइमिंग है, वो प्रिडिक्शन है, वो बात की बात है। उसको हम एज अ प्रिडिक्शन लेने लगे बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है। अच्छा, उन्होंने बता दिया हम फास्ट काम करते हैं तो ये प्रिडिक्शन हो गया। तो उसको एज अ प्रिडिक्शन लेके इतना सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो हम अलग अलग प्लेनेट को डिस्कस करेंगे। जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था कि आप नाम से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी चीज़ से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो प्रिडिक्शन नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए। जो सिद्ध पुरुष हैं वो तो ऐसे ही बता देते हैं, आप उनके पास चले जाइए, हाँ आपका काम हो जाएगा, और हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। तो 10th हाउस में अलग अलग प्लेनेट हो या 10th लॉर्ड, 10th हाउस हमारा विजन है। 10th हाउस हमारे कंसंट्रेशन का है। 10th हाउस हमारा डिसीजन मेकिंग है। अगर 10th हाउस एफ्लिक्टेड है मेलेफिक्स, तो इंसान काम शुरू करेगा बट खत्म नहीं कर पाता, उसका फोकस नहीं सही होता। 10th हाउस इसीलिए हम आई साइट के लिए देखते हैं। ठीक है। तो तो आई साइट तो एक, जी, सॉरी, आप जब बोल रहे हो अफ्लिक्टेड हो तो मीन आइदर कंबस्ट हो या मतलब नहीं, उसमें मेलेफिक प्लेनेट है अगर 10th हाउस में, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, जो नेचुरल मेलेफिक। ठीक है। या 6 8 12 से उसका कनेक्शन बन जाए। आप इसीलिए देखें ना, 10th हाउस का कनेक्शन 6 8 12 से बने, स्पेशली 8th और 12th से बने। तो एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी इनके लिए अच्छा है। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल लोगों का काम ही है अंधेरे में देखना, जो कोई नहीं देख पा रहा वो देख। तो जब आप पहले खुद अंधेरे में गए हैं अपनी लाइफ में तभी तो देख पाए। इसलिए तो 10th हाउस हमारा कंसंट्रेशन, फोकस, हमारा डिसीजन मेकिंग है, हमारा विजन है। 10th हाउस आप आई साइट के लिए भी देख। 10th हाउस एफ्लिक्टेड हो मेलेफिक से तो आपको आई साइट का प्रॉब्लम हो सकता ओके, आई डिडंट नो कि आईसाइट के लिए भी देखते हैं 10th हाउस। है। जी, करेक्ट, ओके। बिकॉज सेकंड हाउस आइस का है, सेकंड से 9th है 10th। ओके। ठीक है, उसका धर्म, उसका फॉर्च्यून। ठीक। तो ये 10th हाउस है। तो 10th हाउस में बैठे प्लेनेट बताते हैं अपने करियर को लेके, हमारा वर्किंग स्टाइल कैसा है, हमारा विजन क्या, काम। अब आप देखिए 10th हाउस में अगर हम अलग अलग प्लेनेट को स्टडी करें तो जो फायरी प्लेनेट होते हैं वो दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है उनके पास, तो वो नेचुरली स्ट्रांग होते हैं। तो सन, मार्स, केतु, ये फायरी प्लेनेट अगर 10th हाउस में है या 10th हाउस के लॉर्ड है तो अच्छा है आप। लेकिन उनमें भी डिफरेंस क्या, आप देखिए सन अगर 10th हाउस में हो या 10th हाउस का लॉर्ड हो, सन आपके अथॉरिटेटिव लोगों को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है। ठीक है। तो ऐसे लोग ना हमेशा टॉप पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, अपनी लाइफ में टॉप पे जाना है, उनका ये थॉट रहता है। और इंडिपेंडेंट काम करना है। फायरी प्लेनेट है तो आप इंडिपेंडेंट काम करना चाहेंगे, किसी के अंडर में नहीं काम कर सकते। लेकिन 10th हाउस सन वालों का ये थॉट रहता है कि वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, ज्यादातर आप देखिए जीरो से राइज करते हैं। और वो खुद ये चाहते भी हैं कि हमारे काम के दम पे हमारी आइडेंटिटी बने, हमारे लुक से, पैसे से या शो ऑफ की वजह से नहीं। क्योंकि काल पुरुष के चार्ट में 10th हाउस में कैप्रिकॉन राशि आती है जो सैटर्न गुरु।
तो उसमें सैटर्न का एनर्जी होगा। तो हमेशा ये लोग अपने काम से अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। आप देखिए लुक्स और कपड़े पे ध्यान भी नहीं देते, ऑफिस भी ऐसे ही चले जाएंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो इनका बड़ा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि ये लोग कपड़े वपड़े पे ध्यान नहीं देते, इसकी वजह से भी लोग इनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे मुझे याद है कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर थे, वो बिल्डिंग बनाते सेल करते थे। तो मैंने उनका चार्ट देखा तो उनके रिलेटिव ने कहा इनके पास क्लाइंट आ जाए तो ऐसे ही चले जाएंगे, हाफ पैंट में ही चले जाएंगे। तो क्लाइंट ये समझता ही नहीं कि यही है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के सेल कर। तो ये 10th हाउस सन वालों का। बट हाँ, इंडिपेंडेंट काम के लिए अच्छा है, लीडरशिप पोजीशन के लिए अच्छा है, और हमेशा ये लोग अपने हार्ड वर्क से जीरो से राइज करेंगे, इसके लिए अच्छा है। लेकिन अगर यही सन निगेटिव हो जाए ना, तो आप देखिए ईगो क्लैशेस भी हो जाते हैं कई बार। और सन क्रिएशन का कारक है, कुछ भी जो नेचर में क्रिएट हो रहा है वो सनलाइट है। सनलाइट की वजह से हो रहा है ना, प्लांट अपना फूड जनरेट करें, सनलाइट आती है तो हमको लगता है दिन स्टार्ट हो गया। तो ये लोग लाइफ में कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ क्रिएटिव काम, या कुछ ना कुछ नया क्रिएट करें। ये ऐसा कोई काम करेंगे जिसमें कोई नया क्रिएशन, और अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं। तो ये 10th हाउस सन वालों का, अगर 10th हाउस में सन है तो आपको ये चीजें रहेंगी। तो ये पॉजिटिव साइड है कि आप हम जीरो से राइज करेंगे, लेकिन दूसरा निगेटिव साइड ये भी है, जीरो से राइज करने का मतलब है आपको इनिशियली स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। और फायरी प्लेनेट है सन ना, तो फास्ट काम करते हैं, स्लो काम करने वाले नहीं। इसके बाद आ जाते हैं मार्स। मार्स भी फायरी प्लेनेट है ना, ये लोग बहुत ही फास्ट काम करते हैं। लेकिन ज्यादा फास्ट काम करने की वजह से मार्स क्या इंपल्सिव बिहेवियर देता है, जल्दी काम करना है, जल्दी जल्दी खत्म करना है, उसकी वजह से मिस्टेक भी बहुत करते हैं, और कई बार बहुत सीवियर मिस्टेक भी करते हैं। और मार्स भी इंडिपेंडेंट बिहेवियर और फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, या तो ये लोग इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, या लीडरशिप पोजीशन चाहिए, या ओवरऑल ऐसा काम चाहिए कि जिसमें डे टू डे बेस पे किसी का ऑर्डर ना फॉलो करना पड़े, ये ऑर्डर देना जानते। टीम वर्क, टीम बनाना इनको आता है, बट ये खुद टीम का पार्ट होके काम नहीं कर सकते। जैसे जिन लोगों को लगता है कि मांगलिक दोष बहुत प्रॉब्लम देता है, 1 2 4 7 8 12 में हो, तो वो आप इसको भी मांगलिक दोष ही समझिए। वो करियर में इसीलिए, वो सॉरी रिलेशनशिप में मांगलिक दोष इसीलिए प्रॉब्लम देता है क्योंकि वहां दो लोगों को साथ लेके चलने का, एक आदमी जो फ्रीडम लविंग है ना, वो साथ चल ही नहीं सकता, उसको आगे चलने की आदत है। आप दो पार्टनर हो, आप देखिए उसमें से अगर एक मांगलिक वाला हो ना, तो आप उनको चलते हुए पहचान लेंगे, एक पार्टनर हमेशा आगे ही निकल जाएगा, फिर पीछे मुड़ के देखेगा जल्दी आओ। कभी भी आप दोनों पार्टनर को साथ चलते हुए नहीं देखेंगे कि हाथ पकड़े हुए साथ में चल, हमेशा ही आप देखेंगे उनके बिहेवियर, वो मांगलिक दोष है। तो वो करियर में भी होगा, 10th हाउस में है तो इंडिपेंडेंट काम करना है, किसी के अंडर में काम नहीं करना। और ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जबकि करियर में सक्सेसफुल होने के लिए डिप्लोमेसी आनी चाहिए। अगर स्पेशली आप जॉब करें, जितना बटरिंग आप कर पाए, जितने डिप्लोमेटिक होंगे उतने सक्सेसफुल, क्योंकि जॉब में प्रमोशन केवल काम करने से नहीं मिलता, बॉस भी खुश रहना चाहिए, इनको वो नहीं आता है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट, वर्क प्लेस पे किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम किसी की भी हो, बॉस तक कंप्लेन लेके जाने वाले यही है। एक दिन, एक टाइम के बाद बॉस को लगता है कि सारी प्रॉब्लम इसी इंसान को, अगर 10th हाउस में मार्स है। तो ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई आप किसी की प्रॉब्लम लेके जा भी रहे हैं ना, तो पहले ये देखिए कि जिसकी प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं वो भी जाना चाहता है कि नहीं चाहता। आप क्यों बुरे बन, जस्टिस लविंग होते हैं। यूनियन लीडर और इस तरह के जितने लोग होते हैं ना, वो सब 10th हाउस मार्स है, कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, ये चीजें होंगी। इवन सैटर्न मार्स होगा ना, तब भी आपको यही ट्रेड देखने को मिलेगा नेटिव के अंदर, क्योंकि सैटर्न भी करियर का कारक है। तो ये 10th हाउस मार्स वाले, लेकिन बहुत फास्ट काम करते हैं। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी काम है जो आप चाहते हैं कम समय में खत्म हो जाए, इनको दीजिए आप, ठीक है। और लीडरशिप पोजीशन है, किसी को लीड करना है, कोई टीम बनानी, उसके लिए अच्छे हैं, इंडिपेंडेंट काम के लिए अच्छे हैं। अब आप इनको 9 to 5 वाले काम पे नहीं लगा सकते कि हाँ सुबह शाम तक करते रहना, या कोई काम डेप्थ में जाके फाइन डिटेल्स में जाके करना है, तो वो बेकार है, वो इनके बस की बात नहीं। तो ये 10th हाउस मार्स, 10th लॉर्ड मार्स, और जैसा मैंने कहा सैटर्न मार्स हो आपके चार्ट में किसी भी हाउस में, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। आई कैन रिलेट विद इट। मुझे एक मार्स में 10th हाउस, दैट्स ट्रू, जस्टिस के लिए रेडी रहते हैं और दूसरों के लिए भी बोलते रहते हैं। हाँ, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना, तो
वो प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर करियर में तो आगे बढ़ नहीं सकते ना। ठीक है कि आप रोज लड़ते रहें, रोज बॉस से लड़ते रहें, क्योंकि आपको पता है कि एक सिस्टम है वर्क प्लेस। वो बॉस भी किसी सिस्टम का पार्ट है, सब कुछ वो आपके अकॉर्डिंग नहीं कर सकता ना, क्योंकि इनका ट्रेड क्या होता है, ये डोमिनेटिंग होते हैं, माई वे हाई वे, हम जैसा चाहते हैं वैसा हो। बॉस के ऊपर भी तो कोई होगा ना, वो भी सारी टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं मान सकता, वो भी मजबूर है बेचारा। ये इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि मार्स वाले क्या ना, ये सिस्टम को तोड़ के जाना चाहते हैं। आर्मी कमांडर ये नहीं जानता है कि हाँ हम किसी से कंप्रोमाइज करेंगे, ठीक है, या आर्मी कमांडर एक ही चीज जानता है, तो लड़के जीत लेंगे, आप सरेंडर कर दीजिए। लेकिन आपको सिस्टम में रहना है, तो सिस्टम के हिसाब से चलना, उसमें ही आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, वो इनको नहीं पता है। इनको लगता है हाँ बन रही है बात तो ठीक है, नहीं तो इस पार या उस पार। तो वो मार्स है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा ना, मांगलिक दोष ऐसा कुछ नहीं कि मैरिज में प्रॉब्लम देता, मार्स जहां बैठेगा वहां ये प्रॉब्लम। और अभी ये प्रॉब्लम ज्यादा है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, मांगलिक दोष पे वीडियो किया था मैंने, तब उसमें कहा था कि आज की जनरेशन तो रिलेशनशिप ब्रेकअप से थोड़ी डरती है, वो तो जॉब जाने से ज्यादा डरती है। उनको लगता है जॉब रहेगी, पार्टनर तो दूसरा भी मिल जाएगा। और जिस टाइम पे ये एस्ट्रोलॉजी और ये सारे ज्योतिष और ये सब लिखे गए थे ना, तब ऋषि मुनियों को ये लगता था कि शायद जो है रिलेशनशिप में तो ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। वो तो उस कॉन्सेप्ट में चलते थे कि 7 जन्मों का बंधन। अगर अब टाइम चेंज हो चुका है ना, उनको पता होता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हाँ डाइवोर्स सेपरेशन एक कॉमन चीज हो जाएगी, तो वो भी इसको मांगलिक दोष नहीं कहते। अगर आप नए जनरेशन से, ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं, अभी भी रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर देखें बहुत सारे लोगों को, स्पेशली वेस्टर्न कल्चर में, तो उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है ना रिलेशनशिप ब्रेकअप होना, उनको तो ये लगता है करियर होना चाहिए, ऐसा है कोई बात नहीं दूसरा आ जाएगा। ये मांगलिक दोष है, तो एक करियर वाला मांगलिक दोष है। इसी तरीके से एक और फायरी प्लेनेट केतु है, वो भी दिग्बली है 10th हाउस। केतु मार्स का हायर वर्जन, ये मार्स से भी ज्यादा फास्ट काम करता है, एक्सट्रीमली फास्ट। लेकिन यहाँ डिफरेंस है मार्स और केतु। केतु का आप देखिए, किसी भी प्लेनेट के बहुत सारे एट्रीब्यूट दिए हैं, उसमें गंध क्या है, उसका कलर यानी वर्ण क्या है, रूप क्या है। तो केतु का जो ट्रेट है ना, वो क्लमजी है। केतु क्या करता है, थोड़ा लेजी है। मार्स क्या करता है ना 10th हाउस में, मार्स बिना सोचे समझे काम स्टार्ट कर देता है, उसके बाद सोचेंगे अरे ये हमने क्या कर दिया। मार्स वाले पहले एक्शन लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं, ये उनका बिहेवियर है। केतु वाले ऐसा नहीं करते, केतु थोड़ा क्लमजी, वो पहले लेजी बना रहेगा, काम शुरू ही नहीं करेगा, आराम से बैठे, बिल्कुल कोई इनिशिएटिव नहीं। फिर जब वो काम स्टार्ट करेंगे ना, इतने फास्ट तरीके से काम करते हैं, कब काम खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसी फास्ट स्पीड की वजह से वो भी बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, केतु है ही मिस्टेक्स का कारण। तो ज्यादा फास्ट करने की वजह से वो मिस्टेक करते हैं, ठीक है। और केतु फ्रीडम का कारक है ना, मोक्ष। अब 10th हाउस में क्या मोक्ष मिलेगा, तो जैसे मार्स वाले को फ्रीडम चाहिए, केतु वाले को भी अल्टीमेट फ्रीडम चाहिए। तो या तो इंडिपेंडेंट काम करेंगे, या किसी टॉप की पोजीशन पे रहना है, जहां कोई हमको ऑर्डर ऑर्डर ना दे। हम डेली रूटीन पे तो ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते, इनको ये लगता है 9 to 5 वाला काम ये कर नहीं सकते। ये खुद हाई पोजीशन चाहते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन, या ऐसी पोजीशन जहां ये खुद दूसरों को ऑर्डर दे। और ये थोड़ा लेजी होते हैं, देखिए, ये फिजिकल हार्डवर्क तो नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिर्फ वो काम कर सकते हैं जहां ऑर्डर देना है, इसीलिए कंसल्टेंट बन जाए, एडवाइजर बन जाए, वो अच्छा है, बस बैठे हैं दूसरे को बता रहे हैं ये करो वो करो, ठीक है। खुद कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ गाइड कर सकते हैं, इसीलिए अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है। और केतु 10th हाउस में हो, या 10th लॉर्ड के साथ, या सैटर्न केतु हो आपके साथ, इनको करियर में बहुत टॉप लेवल की सक्सेस, ठीक है, ये हमेशा टॉप पे जाना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इनका जो थॉट प्रोसेस होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अनरियलिस्टिक हो जाता है। टॉप पे जाना है, कितने टॉप पे जाना है इन्हें पता नहीं, बस। और इनको ये लगता है एकदम से हम टॉप पे पहुंच जाए, तो ऐसे लोगों को समझना पड़ेगा, आपको सक्सेस चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं कि एकदम से आप टॉप पोजीशन पे पहुंचे। बहुत बार ऊपर पहुंचने के लिए नीचे शुरू करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने ये चीज फॉलो की तो आप ग्रो कर जाएंगे। अदरवाइज एकदम से ऊपर जाना है ना, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, या तो करियर शुरू नहीं हो पाता, या एकदम से टॉप पोजीशन पे पहुंच गया फिर एकदम डाउनफॉल हो जाता है। ये होता है अगर 10th हाउस केतु या सैटर्न केतु। तो अनरियलिस्टिक थॉट मत रखिए। और 10th हाउस केतु और सैटर्न केतु वालों को परफेक्शन भी बहुत चाहिए, हर काम के डेप्थ में जाना है, फाइन डिटेल्स में जाना है, इसी वजह से डिससेटिस्फाइड है। या मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिससेटिस्फाइड इसलिए रहते हैं क्योंकि इनको इतना डेप्थ चाहिए ना कि ये थोड़े टाइम बाद बोर हो जाते हैं। ये जॉब है, कोई भी काम है, जब तक नहीं स्टार्ट हुआ, या जो जॉब इनको नहीं मिली तब तक एक्साइटेड रहेंगे मिल जाए,
मिलने के बाद थोड़े टाइम बाद इनका मूड डाइवर्ट हो जाएगा, मजा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, इसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं, इसमें तो कोई डेप्थ ही नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो देखिए, आपके लिए अच्छी बात है कि आप फाइन डिटेल में जाना चाहते हैं, तो बेस्ट है फिर रिसर्च का काम कीजिए, या ऐसा काम ही कीजिए, ऐसा करियर चूज कीजिए जिसमें आपको बहुत डेप्थ में जाना पड़े, जैसे रिसर्च है, कोडिंग का काम है, मैथमेटिक्स है, डाटा एनालिस्ट है, ठीक है, या एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में जाइए, जिसमें आप जितना डीप में जाते जाएंगे कोई एंड ही नहीं। लेकिन फिर भी आपको ये समझना पड़ेगा, कहीं तो आपको ये अपने माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि नहीं नहीं, इसके बाद बस, क्योंकि डिससेटिस्फाइड तो फिर भी आप रहेंगे। भाई आप कितना भी डेप्थ में चले जाए ना, इनकी डेप्थ इतनी ज्यादा होती है, इनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो इतना डीप होता है कि आप इनको कहीं भी ले जाएं, इन द एंड ये डिससेटिस्फाइड होंगे। ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी में आ गया, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में आके सेटिस्फाइड तो रहते हैं, एक टाइम बाद उसमें भी बोर हो जाते हैं, इनको लगता है क्या रखा है इसमें, भी कोई मजा नहीं आ रहा, हम सॉल्यूशन तो दे नहीं पा रहे, कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ ले, ओवर एनालिटिकल हो। तो ऐसा काम ही कीजिए, रिसर्च है, एनालिटिकल वर्क है, डाटा एनालिस्ट, कोडिंग है, फाइन डिटेल वाले काम, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, कंसल्टेंसी से रिलेटेड। लेकिन उसके साथ साथ ये समझ जाइए कि हाँ, कहीं ना कहीं तो अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि भाई कोई ना कोई बाउंड्री तो सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये लोग 9 to 5 काम के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, ठीक है, और क्योंकि इतने लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। इसके बाद अगर केतु ब्रेक करता है तो या तो मल्टीपल काम कीजिए, ठीक है, अदरवाइज कई बार क्या होता है, बार बार करियर में ब्रेक या चेंज देते हैं। लेकिन उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो आपको अगर काम करना भी है ना 5 आवर्स 7 आवर्स, तो आप अपने काम को खुद ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड, 1 घंटे काम कीजिए, ब्रेक लीजिए 10-15 मिनट का, 15 मिनट का, फिर काम कीजिए, तो अब आप डिससेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। अदरवाइज क्या होता है ना, केतु मोक्ष का कारक है। इनको क्या रहता है, कोई काम 5 घंटे में करना, इनको लगता है अगर मैं इसको एक ही घंटे में खत्म कर लूँ तो फ्री हो जाऊंगा, फिर चाहे जो करें, स्पिरिचुअलिटी करें, साधना करें, मेडिटेशन करें, कुछ भी करें 1 घंटे में, और उसी वजह से मिस्टेक होती है, ठीक है। और केतु पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये लोग बहुत स्किल्ड होते हैं अपने काम को, लेकिन उसकी वजह से कई बार क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, सबकॉन्शियसली क्या होता है इनके साथ, ये किसी की एडवाइस नहीं फॉलो करते, इनको लगता है हमको तो सब आता है। इस वजह से भी करियर में ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन कई बार उस लेवल पे आके डाउनफॉल होता है ना, जो दोबारा इनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता। मैंने देखा है जैसे 40 मिड लाइफ क्राइसिस, 45 की एज में अच्छी जॉब चल रही थी, एकदम से डाउनफॉल हो गई, और उसके बाद कोई इनको हायर नहीं करना चाहता। तो बेस्ट सॉल्यूशन ये भी है कि अपनी स्किल्स को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहिए समय के साथ, कभी डाउनफॉल नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको सब आता है, अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं, तो एक टाइम ऐसा डाउनफॉल देगा कि फिर आपको कोई नहीं पूछे, ठीक है। क्यों? क्योंकि केतु हेडलेस अंधा आदमी कैसा, आप उसको कह दीजिए भाग लो, वो दौड़ेगा, तभी तक दौड़ पाएगा जब तक कोई सामने से टकरा ना जाए, और जब तक नहीं टकराया कितनी भी स्पीड से भाग सकता है, वैसे ही केतु है। तो हेडलेस और कंफ्यूज मत रहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है ना, केतु अटैचमेंट भी है, डिटैचमेंट भी है, अपने काम से बहुत ज्यादा अटैच हो, लेकिन उतनी ही जल्दी डिटैच भी हो जाए, ये ध्यान रखिए। और केतु मैजिक करता है आपके चार्ट में, जहां केतु वहां कोई ना कोई मैजिक होता रहेगा आपके साथ, अगर आपने सोच लिया। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में ऑब्स्टेकल देगा, तो करियर में ऑब्स्टेकल तो आने, लेकिन आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि हमें कुछ मैजिकल करके जाना है, आप देखिए वाकई मैजिक हो। इसलिए देखिए, सैटर्न केतु वाले बेस्ट हीलर, बेस्ट लॉयर, वो सारे काम जो रिलीफ प्रोवाइडिंग होते हैं उसमें बेस्ट होते हैं, इनके हाथ में जादू है, ये दवा देते हैं। उसका रीजन ये है, जितने रिलीफ गिविंग वर्क है वो सारे केतु। केतु के बाद आ जाते हैं हम वाटरी प्लेनेट, मून और वीनस। देखिए वाटरी प्लेनेट क्या होता है, वो 10th हाउस में, 4th हाउस में बली होता है, 10th हाउस 4th से अपोजिट घर का है। वाटरी प्लेनेट हो, मून हो या वीनस हो ना, तो इनको क्या लगता है कि पहली बात तो ये काम पे जाना नहीं चाहते। उसका रीजन है कि 4th हाउस में दिग्बली है, 4th हाउस कंफर्ट का है, तो इनको आराम चाहिए, कंफर्ट चाहिए, स्कूल जाए, पढ़े लिखे सब ठीक, काम पे नहीं जाना चाहते। या वाटरी प्लेनेट वाले 10th हाउस में मून वीनस है, या 10th लॉर्ड मून वीनस के साथ, तो क्या होता है कि ये लोग अगर जाएंगे भी ना जॉब ऑफिस या किसी भी काम में, तो इनको वर्क प्लेस पे इन्वायरमेंट बहुत कंफर्टेबल चाहिए। ऐसे लोग मैंने देखा जॉब करते हैं तो 1-2 बार कंप्लेन भी करते हैं कि काश हमारे ऑफिस में रेस्टिंग रूम हो। या इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो तो आप इनका ऑफिस और जहाँ वर्क करते हैं वो आप देखिए, इतना कंफर्टेबल, इतना लग्जरियस, इतना पीसफुल इन्वायरमेंट होगा वहां पे ना, कि जैसे वाकई इनका बेडरूम।
लोगों के ऑफिस में चेयर होगा, तो इनकी ऑफिस में सोफा लगा होगा, मतलब हर चीज बड़ी कंफर्टेबल होगी मून वीनस, क्योंकि ये कंफर्ट है। ठीक, तो ये है। अब इसके अलावा या तो क्या हो सकता है कि लोग ट्रेवल ट्रेवल से रिलेटेड काम, क्योंकि एक जगह बैठ के तो ये बोर हो जाते हैं, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए या रिफ्रेशमेंट होता रहे, एक जगह बैठ नहीं सकते। तो वीनस मून वालों का प्रॉब्लम है कि अगर कंफर्ट लग्जरी ये होगा तभी काम कर पाए, फिजिकल हार्डवर्क नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे आपका 10th लॉर्ड कोई फायरी प्लेनेट हो जाए, सैटर्न राहु जाए या और कोई प्लेनेट आ रहा है, तो उसके हिसाब से रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अब आपका सैटर्न मून के साथ बैठ जाए तो ये इम्पैक्ट होगा, बट सैटर्न का भी इम्पैक्ट है। लेकिन अगर फायरी प्लेनेट है तो कंफर्ट लग्जरी ये चाहिए, तो या तो ट्रैवल से रिलेटेड काम कीजिए, या ऑफिस है, वर्क प्लेस है, तो या तो आप कोई क्रिएटिव काम कीजिए। ठीक है, आप मार्स वालों की तरह नहीं है, या केतु वालों की तरह, या फायरी प्लेनेट की तरह कि आप बहुत फास्ट काम करें, या आप सैटर्न या इनकी तरह नहीं है कि आप एक्सट्रीम फिजिकल हार्ड वर्कर। ठीक है, स्पेशली वीनस वालों को तो बहुत ज्यादा लग्जरियस और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। ठीक है, लेकिन मून वीनस ना वेल्थ के लिए अच्छे हैं। बाकी प्लेनेट जितना एफर्ट लगा के वेल्थ गेन करते हैं, मून वीनस वाले इजिली अर्न कर सकते हैं, क्योंकि एक तो मून मासेस को रिप्रेजेंट करता है, तो मासेस सपोर्ट रहता है, मास का सपोर्ट मिलेगा, ऐसे लोगों को फेम मिल सकता है, पॉपुलैरिटी मिल सकती है। वीनस भी क्या आपके ग्लैमर को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों ही प्लेनेट ग्लैमर फेम इसके लिए अच्छा है। और करियर में अगर आपको पब्लिक सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है, तो ईजी है आपके लिए ग्रो करना, वेल्थ गेन। तो वीनस और मून वेल्थ के हिसाब से अच्छे हैं, ऐसा नहीं है करियर के लिए खराब है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा आप क्या करना चाहते हैं। तो वीनस है तो आप वीनस से रिलेटेड काम कीजिए ना, क्रिएटिविटी क्रिएटिव काम कीजिए, म्यूजिक, आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग। ठीक है, या वीनस का एक और ट्रेट होता है फाइन डिटेल्स में जाना। ठीक है, वीनस हीलिंग का कारक, एक एक माइन्यूट डिटेल को पिक करना, फिर उसको करेक्ट करना। ठीक है, मून है तो आप ट्रेवल रिलेटेड काम कीजिए, फूड से रिलेटेड काम कीजिए, क्योंकि वीनस मून ऐसे ही खाना पीना कंफर्ट लग्जरी चाहिए, तो आप वही काम कीजिए ना। ट्रैवल है, फूड रिलेटेड, इंटीरियर डेकोरेशन का काम वीनस मून है तो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, मतलब वो काम जो घर खाने पीने और कंफर्ट से ही इन्वॉल्व, तो आपको वैसा ही फील आएगा कि हाँ हम घर पे ही हैं। ठीक है? आप ऐसे लोगों के ऑफिस में जाइए तो आपको इतना पीसफुल फील होगा कि मन करेगा कि घर से अच्छा तो ऑफिस। या इन जनरल भी आप देखिए, वीनस या मून है 10th हाउस में, तो ऐसे लोगों की मेल का चार्ट है, तो ऐसे लोगों की वर्क प्लेस में फीमेल ज्यादा होती है, ज्यादा स्टाफ है, एम्प्लॉयज आपको फीमेल ही मिलेगी। तो ये हो गया वीनस और मून। इसके बाद हम आ जाते हैं वायु तत्व के प्लानट, सैटर्न राहु। ठीक है, वायु तत्व के प्लेनेट ना वो रिजिड अप्रोच देते हैं। सैटर्न या राहु 10th हाउस में, तो ये आदमी बहुत रिजिड होगा। ऐसे लोग अपने काम करने का स्टाइल कभी नहीं चेंज करेंगे, उनको आप कितना भी समझा लीजिए ना, वो चेंज तभी करेंगे जब सिचुएशन ही ऐसा आ जाए, कोई और ऑप्शन नहीं। तो सैटर्न 10th हाउस में 10th का लॉर्ड है, पहली बात तो स्लो काम करने वाले। आप इनके साथ प्रोकास्टिनेशन का प्रॉब्लम है, तो लोगों को लगता है ये लेजी है, लेजी नहीं होते। देखिए सैटर्न के हर प्लेनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेड। सैटर्न 10th हाउस में डीप थिंकर है, सोचते बहुत ज्यादा, हर एक चीज की डिटेल में जाएंगे, प्रोज एंड कॉन्स को लेके सोचेंगे। इसी वजह से काम में डिले होता है, तो लोगों को लगता है कि ये लेजी है, और इसी वजह से लोग प्रोकास्टिनेशन से परेशान रहते हैं। सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, फिर लास्ट मोमेंट पे आके काम करेंगे, और फिर जब काम करेंगे तो इतना एक्सट्रीम हार्ड वर्क करेंगे कि जब तक काम पूरा ना हो जाए ना, खाना पीना सब भूल। ये सैटर्न का ट्रेड, 10th हाउस में सैटर्न या 10th लॉर्ड। ठीक है, परफेक्शन चाहिए सैटर्न 10th हाउस 10th लॉर्ड, इसलिए भी काम में डिले होता है। ये वो लोग होते हैं जो अपने काम से खुद सेटिस्फाई नहीं होते, भले दूसरे लोग सेटिस्फाई। इसीलिए कोई भी काम अगर बहुत कम टाइम में खत्म करना है, टारगेट बेस इनको मत दीजिए, 9 to 5 वाली जॉब दीजिए। वो प्रोजेक्ट दीजिए जो जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं, आप करके दे दो। तो ये करेंगे स्लो, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो एक एक फाइन डिटेल इनको पता हो। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, ऐसा कोई काम है जिसमें आप बिल्कुल डेप्थ में जाना चाहिए, फिर आप इनसे आर्गूमेंट नहीं कर सकते, तो आप इनको दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि लोग रिजिड अप्रोच वाले होते हैं, आप इनको कहिए भाई ऐसे काम किया करो, आपका वर्किंग स्टाइल में ये प्रॉब्लम इस तरीके, ये कभी नहीं मानेंगे। सरकमस्टेंसेज ऐसे आ जाएं कि इनको चेंज करना पड़े ना, तभी ये चेंज करेंगे।
एडवाइस तो नहीं मानने वाले, इतना रिजिड अप्रोच। वो सैटर्न का है, अगर सैटर्न 10th हाउस में 10th लॉर्ड, ऐसे लोगों को एक्सट्रीम हार्ड वर्क करना पड़ता है। 10th हाउस आपके रेपुटेशन स्टेटस को भी दिखाता है। ठीक। तो होता क्या है कि लोग कितना भी हार्ड वर्क करें, जल्दी इनको क्रेडिट प्रमोशन या अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, बहुत लेट मिलता है, काम ही चाहे जितना भी करो। लेकिन सैटर्न 10th हाउस वालों के लिए ये सॉल्यूशन है भाई, रिजिड होके मत चलिए, सिचुएशन के हिसाब से जो चेंजेस लाने वो चेंज लाते रहिए, लोगों की बात सुनिए, एडवाइस फॉलो कीजिए, उसके हिसाब से आपको जो चेंज लाना है वो चेंज लाइए। अगर आप रिजिड होके चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। ठीक है? लेकिन अगर यही सैटर्न निगेटिव हो जाए ना, आप देखिए बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में आ जाए, तो बहुत ज्यादा डाइवर्जन भी देता है। सैटर्न केतु सैटर्न मून के साथ आप देखिए बार बार फोकस डाइवर्ट होगा, बार बार फ्लक्चुएशन आएगा, फोकस होके काम नहीं करता, माइंड बार बार डाइवर्ट होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव है, सैटर्न अनएफ्लिक्टेड है, तो बहुत फोकस्ड होके काम, बहुत डीप में जाके। सैटर्न के बाद आपका राहु, वो भी वायु तत्व का प्लेनेट, तो उसमें भी सैटर्न वाले को स्ट्रेट रहेंगे, लेकिन राहु के साथ क्या है, राहु देखिए लोगों को क्या लगता है कि राहु शॉर्टकट लेता है, हार्ड वर्क का कारक राहु है। सैटर्न से ज्यादा हार्ड वर्क राहु करते हैं। राहु 10th हाउस में या 10th लॉर्ड के साथ है, तो ऐसे लोग एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, और इनिशियली इनको करियर में बहुत ज्यादा चैलेंज या ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ते, तब जाके इनको सक्सेस मिलती। लेकिन सैटर्न और राहु में डिफरेंस है, राहु वाले जब हार्ड वर्क और बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल फेस कर लेते हैं ना, तो रिपीटेड हार्ड वर्क करने की वजह से होता क्या है कि इनको हर एक फाइन डिटेल पता होती है, तो इनको लूप होल पता होते हैं, इसलिए कोई भी रास्ता निकाल लेते हैं। एक टाइम बाद आप देखेंगे मास्टर होते हैं। आप ऐसे भी देखिए 10th हाउस में राहु 10th लॉर्ड के साथ, या तो राहु या सैटर्न राहु के साथ, वर्क प्लेस पे कोई भी प्रॉब्लम आए, काम में कोई भी किसी को प्रॉब्लम है, इनके पास आएगा, इनके पास सारे सॉल्यूशन। तो लोगों को लगता है ये आदमी जुगाड़ू है, जिसे हम इंडिया में कहते हैं जुगाड़ लेने वाला। जुगाड़ नहीं होता, इन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है ना, इतने स्ट्रगल फेस किए कि इनको एक एक लूप होल पता है, तब वो शॉर्टकट ले पा रहे हैं, जिसको आप शॉर्टकट कह रहे हैं। और जैसा सैटर्न के साथ था, क्रेडिट और एप्रिसिएशन नहीं मिलता, राहु के साथ उससे भी एक्सट्रीम। ठीक है। राहु के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब लोग इनका स्किल देखते हैं ना, तो खुद ही इनसिक्योर फील करने लगते हैं कि आदमी इतना एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो। तो इनके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स, ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं वर्क प्लेस पे, बहुत ज्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स हो, इसकी वजह से इनका ग्रोथ और प्रमोशन नहीं हो पाता। ठीक है। जैसे वर्क प्लेस से बॉस इनको फेक एश्योरेंस देते रहे, ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, तुम्हें ये प्रमोशन मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, कहीं कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ये डिप्लोमेटिक रहिए, आप दूसरे को चीट मत कीजिए, लेकिन आप अपने लिए डिप्लोमेटिक रहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, सक्सेस मिली, बॉस प्रमोशन नहीं दे रहा, तो आप बार्गेनिंग मोड में रहिए, अपने पास ऑप्शन रखिए, बॉस से बार्गेन कीजिए, देते हैं तो ठीक है, नहीं स्विच कर, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं देने वाले, क्लियर। 10th हाउस राहु 10th लॉर्ड राहु के साथ हो या सैटर्न राहु के साथ, आप हमेशा देखिएगा इनको स्विच करना ही पड़ता है, बॉस कुछ नहीं देते, सिर्फ फेक एश्योरेंस देंगे, तुम्हारा ये ग्रोथ हो जाएगा, वो हो जाएगा, होता क्या है बॉस खुद ग्रो करते रहते हैं, इनका कोई ग्रोथ नहीं। तो जो लोग समझते हैं कि राहु चीटिंग का कारक है, ऑब्सेशन है, नहीं, राहु एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। भाई आप राहु का स्टोरी पढ़े ना, क्यों दैत्य उसमें पैदा हुए थे, राक्षसों के पुत्र, इतना हार्ड वर्क करके ही वहां पहुंच पाए ना अमृत। आप राहु का पूरा स्टोरी करेंगे तो बहुत कठिन साधना उन्होंने की, शुक्राचार्य जी के आश्रम रहे, तब जाके। ठीक है। और एक साइड ये भी है समुद्र मंथन की स्टोरी का, कि देखिए समुद्र मंथन के लिए दैत्य और दानवों दोनों को बुलाया गया था, लेकिन ये पहले से डिसाइडेड था देवताओं की तरफ से कि दैत्यों को तो अमृत नहीं देना है ना। हालांकि वो बात ठीक है कि नेचर के लिए या सृष्टि को चलाने के लिए वो बात जरूरी है, लेकिन ये भी एक फैक्ट कि उनको अमृत दे देते वो भी अमर हो जाते, तो फिर क्या होता है सबको पता है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि उनको नहीं मिलना, हार्ड वर्क कितना भी वो कर ले, और हार्ड वर्क दोनों ही लोग बराबर कर रहे थे। तो वो राहु के साथ। लेकिन राहु का निगेटिव ट्रेड ये है कि अगर राहु निगेटिव रिजल्ट दे रहे तो अनरियलिस्टिक थॉट देते थे, बहुत बड़ा सक्सेस चाहिए, तो कई बार क्या होता है कि इसकी वजह से भी लोग शॉर्ट कर लेने लगते। तो अनरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस मत रखिए, बहुत कंफ्यूज मत होइए कि हम रातों रात कुछ बड़ा ऐसा कर। ठीक है, अगर ये है तो ये नेगेटिव है, ये आपके डाउनफॉल का रीजन। हाँ, लेकिन आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क करके तब आप कोई सिस्टम से आगे बढ़ रहा है और तब आपको सक्सेस नहीं मिली और डिप्लोमेटिक अप्रोच रखते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो सही है। क्योंकि पॉजिटिव में राहु इमेजिनेशन देता है, लेकिन नेगेटिव साइड में इल्यूजनरी बना देता है। इसीलिए आप देखें ना, 10th हाउस राहु 10th लॉर्ड के साथ राहु या सैटर्न राहु, हमेशा एक्सपेक्टेशन हाई रहती
लेकिन बहुत लो लेवल से करियर शुरू करना पड़ता है। लेकिन ठीक है, आपने लो लेवल से शुरू किया, आप हार्ड वर्क करते चले जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको सारे सिस्टम का पता है, अब आप उसमें लूप होल ढूंढ रहे हैं डिप्लोमेटिकली, फिर आप ग्रो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। ऐसे भी लोग होते हैं ना, बिल्कुल नीचे से राइज किया, टॉप पे पहुंच गए। जैसे हमारे यहाँ ही आप देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को लोग कहते हैं, ठीक, एक वो भी तरीका है। लेकिन आप नीचे से शुरू कर रहे हो, आपने सोचा रातों रात मैं ऊपर पहुंच, और आपने अनएथिकल वेज लेना शुरू किया, तो वो प्रॉब्लम है। तो ये राहु है, और राहु है 10th हाउस में, 10th लॉर्ड या सैटर्न राहु के साथ। तो आप ये श्योर है कि आपको, अब देखिए राहु फॉरेन का कारक है, फॉरेन का मतलब ये नहीं होता वीजा लेके हम यूएसए या अमेरिका चले, दूसरे कल्चर कम्युनिटी के लोग। तो 10th हाउस राहु, 10th लॉर्ड राहु, सैटर्न राहु हो, तो आपको अपने कास्ट कम्युनिटी कल्चर के लोगों से सपोर्ट बहुत कम मिलेगा। तो या तो फॉरेन चले जाइए, या नॉन लोकल लोगों से, दूसरे कास्ट कम्युनिटी, आप उस जगह पे भी रह रहे हैं ना, तो आप देखेंगे आपके बिजनेस और काम में दूसरे कास्ट कम्युनिटी और नॉन लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, या ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये राहुल। और ये बताएं। सो सैटर्न राहु जो आपने कॉम्बिनेशन बताया, तो अगर ये अपने कम्युनिटी के अलावा आउटसाइड ऑफ देयर कम्युनिटी दे वर्क, दे गेट मोर सपोर्ट। हाँ, ओके। आप देखिए अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ वर्क प्लेस पे इनका एक्सपीरियंस इतना खराब होता है कि खुद ही ट्रस्ट नहीं। हम्म। इनको, आप ऐसे लोग कहते हैं, अरे हमारी कंट्री वंट्री के लोग बेकार है, हमारी कम्युनिटी के तो आदमी ही बेकार है, इनके साथ तो बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। जो इस तरीके का ओपिनियन आपको देंगे, वो यही होता है। हम्म। जो कहने नहीं इंडिया में रहना बेकार है, बाहर जाओ वहीं ठीक है करिए, या हमारी कम्युनिटी के लोग तो बेकार है, हमें दूसरी कम्युनिटी के साथ करना चाहिए, वैसे ही लोग हो। राहु के बाद आपका आता है जुपिटर। देखिए जुपिटर फॉर्च्यून का कारक है, ठीक, और वेल्थ को रूल करता है। 10th हाउस में जुपिटर बेस्ट है। कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट जो आपको सक्सेस नहीं दे रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा, ऐसे लोगों को आप लगा दीजिए, वो प्रोजेक्ट ग्रो करने लगेगा, नहीं भी ग्रो करेगा तो उसमें प्रॉफिट आने लगेगा। लेकिन जुपिटर फॉर्च्यून का कारक है ना, तो 10th हाउस 10th लॉर्ड जुपिटर के साथ हो तो, या सैटर्न जुपिटर वाले, ये भी फिजिकल हार्ड वर्क नहीं करते, मेंटल काम करते हैं, गाइडेंस, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, इस तरीके का काम। और बेस्ट बात ये होती है कि ये लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस जगह पे काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन या इनके साथ जो काम करेगा वो इंसान कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। वो ग्रो करेगा तभी इनका ग्रोथ होगा, कभी पहले आपका ग्रोथ नहीं होगा। उसका रीजन क्या है ना, कि जुपिटर फॉर्च्यून का कारक जरूर है, लेकिन कालपुरुष के चार्ट में 9th और 12th का लॉर्ड, 12th हाउस लॉस का, पहले आपको सेटबैक जरूर देगा, तब जाके ग्रो करेगा। यही जुपिटर 10th हाउस 10th लॉर्ड में हो, थोड़ा भी एफ्लिक्टेड हो, तो लाइफ में कोई ना कोई बड़ा सेटबैक आएगा, उसके बाद फॉर्च्यून आपको सपोर्ट करेगा, तब आपको लगेगा हम ग्रो करें। और नहीं भी एफ्लिक्टेड हो तो आप देखिए, जिन लोगों के साथ आप अटैच होंगे काम में, पार्टनरशिप करेंगे, जिस ऑफिस में काम करेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन, पहले वो ग्रो करेगी, बाद में आपका ग्रोथ होगा। जिन लोगों को कई बार ये फील भी आता है कि हम जिनको एडवाइस दे देते हैं करियर के रिगार्डिंग, जिनको सपोर्ट कर देते हैं, वो इंसान ग्रो कर जाता है, हम नहीं ग्रो कर पाते। आपका ग्रोथ होगा बाद में होगा। ये 10th हाउस जुपिटर वाला। और फिजिकल हार्ड वर्क ये भी नहीं कर पाते, मेंटल काम है, नॉलेज से रिलेटेड, कंसल्टेंसी, गाइडेंस, काउंसलिंग, या अब देखिए गाइडेंस, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी किसी भी प्रोफेशन में हो, वो ओवरऑल चार्ट देख के, इसीलिए मैंने कहा ना 10th हाउस से आप करियर नहीं डिसाइड कर सकते। एक डॉक्टर भी कंसल्टेंसी करता है, एक एस्ट्रोलॉजर भी करता है, आईटी कंसल्टेंट भी करता है, टीचर भी एक तरह की कंसल्टेंसी कर रहा है। तो इसे केवल उससे आप ये नहीं कह सकते कि ये करियर होगा। तो ये जुपिटर, लेकिन जुपिटर अच्छा है, आपके ऑफिस में आप कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पूरा नहीं हो पा रहा है, किसी का 10th हाउस में जुपिटर हो, 10th लॉर्ड के साथ, आप उसको लगा दीजिए, हो जाएगा, या एटलीस्ट प्रॉफिट तो आने ही लगेगा। ठीक। जुपिटर के बाद मरकरी। देखिए मरकरी 10th हाउस में हो, 10th लॉर्ड के साथ हो, या सैटर्न मरकरी के साथ हो ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ, मरकरी मल्टीप्लिसिटी का कारक होता है। भाई ऑफिस में एक वो इंसान होता है ना, जो सारे काम कर लेता है थोड़े जरूरत पड़ने पे। आप वो नेटिव होगा किसी ऑफिस में, जिस ऑफिस में कोई काउंटर वैकेंट है, कोई एम्प्लॉयज दिन नहीं है, आपको वो मिलेंगे कि वो सारे काम कर, बट एक्सपर्टीज नहीं होती। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम है कि ये भी हार्ड वर्क नहीं, 9 to 5 काम नहीं कर सकते। क्यों? मर्करी एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये आदमी होगा 2 घंटे काम करेगा, 1 घंटे गप्पे मारेंगे। वो लोग हैं जो, लोग होंगे जो लंच के बाद आपको मिलेंगे नहीं ऑफिस में, या सबसे लेट आने वाले। लेकिन इनका पॉजिटिव साइड ही है, इनको आप रखिए, इनको थोड़ा थोड़ा सब काम आता है।
तो जहां आपको जैसा रिक्वायरमेंट होगा ये सारी चीज हैंडल कर। और ये वो लोग हैं ना, मर्करी डिप्लोमेटिक एटीट्यूड देता है, बिजनेसमैन है, पीपुल्स प्लीजर, ये सबको खुश रखता है, इसीलिए ऐसे लोग ग्रो कर जाते हैं। बॉस के साथ जितना डिप्लोमेटिकली रहेंगे, जितना बॉस को खुश करेंगे, काम कम कीजिए, बॉस खुश है। ये वो है जो 2 घंटे भले काम करेंगे, 1 घंटा बॉस के साथ बिताएंगे और सबको खुश रखेंगे। और सेल्फिश होते हैं, अपना फायदा नुकसान सोच के, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं काम। कोई भी काम करेंगे बिल्कुल कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ, क्या बेनिफिट है क्या लॉस। और टॉकेटिव बहुत ज्यादा होता है। ये 10th हाउस में मरकरी या 10th लॉर्ड के साथ हो। और कई बार लोग किसी ऑफिस में है तो मल्टीटास्किंग, या बिजनेस कर रहे हैं तो मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं, ये होता है। तो अगर आपका मरकरी है तो अच्छी बात है, आप मल्टीटास्किंग, ठीक है, या मल्टीपल काम, एक काम से आप बहुत बड़ा सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। अगर किसी और प्लेनेट का इम्पैक्ट है तो अलग बात, ठीक है। और देखिए, नैरो माइंडेड होते हैं, ठीक है, आपको बहुत इनोसेंट आपसे बिहेव करेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन सेल्फिश होता है, हमेशा अपना फायदा और अपना नुकसान दोनों देख के ही काम, ठीक है। तो ये 10th हाउस में प्लेनेट हो या 10th लॉर्ड हो ये प्लेनेट, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का काम आपका करना चाहिए, क्या वर्किंग स्टाइल है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि 10th हाउस आपका स्टेटस ग्रोथ इनका है, आप क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं कभी। जी हाँ। Thank you, Piyush ji. Always really nice to listen to you and learn every time so much different. Thank you. I hope you guys all enjoyed the video today. अगर आपको और भी कोई वीडियो देखनी है डॉक्टर पीयूष जी के साथ, कोई और टॉपिक, so please write us a comment below. We will come up with that topic. And पीयूष जी आएंगे जरूर टॉपिक लेके. Thank you so much. थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते.